Hello everyone. Welcome to Wow IS Current Affairs section. In this video, we shall be discussing current affairs of August 13, 2020. The topics of today will be Perseids meteor shower, then Indian Hornbill, SPTO 41847, the baby Milky Way, then ISA study on plant hormones, and last topic will be next generation sequencing. This will be related with COVID-19. आज का पहला टॉपिक रहेगा परसीड्स मीटियोर शावर। हर साल लगभग मिड अगस्त में वी सी दिस परसीड्स मीटियोर शावर, और इस साल इसका जो एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में। अभी परसीड्स मीटियोर शावर है क्या और किस वजह से ये होता है ये हम देख लेते हैं। देयर इज़ अ कॉमेट नोन एज कॉमेट स्विफ्ट टर्टल। अब ये जो स्विफ्ट टर्टल कॉमेट है ये सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 133 ईयर्स का, जब सन के ये सबसे क्लोज आता है। लास्ट टाइम ये सन के सबसे क्लोज आया था 1992 में। अब ये जो नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा सन के क्लोज वो रहेगा ईयर 2125, यानी 2125 में ये दोबारा सन के पास आएगा। अब जब ये कॉमेट सन के राउंड अबाउट करता है तो अपने पीछे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को छोड़ते हुए जाता है, और जब अर्थ की जो ऑर्बिट है वो इन पार्टिकल्स के थ्रू पास करती है तो वी सी दिस फिनोमेना ऑफ परसीड्स मीटियोर शावर। और ये जो टाइम रहता है लगभग एनुअली आता है, और ये टाइम आता है अगस्त के आसपास। तो जब भी अगस्त के बीच में जो अर्थ है वो इस मीटियोर शावर जो कॉमेट है इसके जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स के थ्रू जो पास करती है तो ये परसीड्स मीटियोर शावर हम ऑब्जर्व करते हैं। अब व्हाट आर मीटियोर्स? मीटियोर्स होते हैं वो बिट्स ऑफ रॉक या आइस जो एक कॉमेट छोड़ते हुए जाता है। देन सेकेंड थिंग इज मीटियोर शावर। मीटियोर शावर क्या होते हैं? जब भी अर्थ इसके थ्रू पास करती है, इन पार्टिकल्स के थ्रू पास करती है, तो ये जो पार्टिकल्स है अर्थ की एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस तरह से। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक फ्रिक्शन आता है जिसकी वजह से हीटिंग होती है इन पार्टिकल्स की, और हीटिंग होने की वजह से बर्न करना शुरू कर जाते हैं, तो हमें एक कलरफुल लाइट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसे हम बोलते हैं मीटियोर शावर। और अगर कोई मीटियोर या मीटियोर शावर अर्थ की सरफेस को टच कर जाए तो उसे हम बोलते हैं मीटियोइड। लगभग जो मीटियोर शावर्स हैं या जो मीटियोर हैं वो बर्न कर जाता है 100 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस। पर अगर कोई मीटियोर इसको क्रॉस करके अर्थ के सरफेस पे आ जाए तो हम उसे बोलते हैं मीटियोराइट, और वो काफ़ी बड़ा रहता है साइज़ में, एंड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक लाइक के फिनोमेना भी क्रिएट करवा सकता है। अब जो ये परसीड्स मीटियोर शावर है इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। ये लगभग 27 किलोमीटर वाइड का क्लाउड इसका रहता है, और जो रेट रहती है वो रहती है लगभग 160 से 200 मीटियोर्स पर आवर, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 2.4 लाख किलोमीटर पर आवर, और ये अर्थ से लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर बर्न करता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन हॉर्नबिल। इसका साइंटिफिक नेम है बिसरॉस बाइकॉर्निस या ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल। इसका जो हैबिटेट रहता है या नेस्टिंग प्लेस रहता है वो रहता है वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज, स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। अभी एक सैटेलाइट बेस्ड स्टडी ने ये दिखाया है कि देयर इज़ अ हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अरुणाचल प्रदेश। दिस इज़ अ थ्रेट टू द नेस्टिंग प्लेस ऑफ द इंडियन हॉर्नबिल। इसकी जो एज रहती है वो रहती है लगभग 50 ईयर्स, और एज आई सेड दैट ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिलता है। नीलगिरी इनके फेवरेट प्लेस रहते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का फेवरेट प्लेस रहता है फॉर नेस्टिंग प्लेसेस। अब जो IUCN स्टेटस है उसमें इसको बोला गया है वनरेबल, और साइट्स के अंदर इसको रखा गया है अपेंडिक्स 1 के अंदर। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज एज पर साइट्स एंड IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग भी ये वनरेबल के अंदर आती है। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन हॉर्नबिल का ये जो थ्रेट स्टेटस है ये क्या है। नाउ इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इन्हें हम कहते हैं फॉरेस्ट इंजीनियर्स और फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये रोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो रोल रहता है, इनका रोल रहता है डिस्पर्शन ऑफ द सीड्स में। और जैसे ट्रॉपिकल ट्रीज हो गए उनके डिस्पर्शन ऑफ सीड में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। जहाँ पे हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं वह माना जाता है कि देयर इज़ प्रोस्पेरिटी एंड देयर इज़ बैलेंस ऑफ द फॉरेस्ट दैट दे वेयर दे बिल्ड देयर नेस्ट्स।
अब इनके ऊपर थ्रेट किसकी वजह से होता है, इनको हॉन्ट किया जाता है या इनको मारा जाता है फॉर देयर अपर बीक, इस चीज़ के लिए इनको मारा जाता है, इसको हम बोलते हैं कैस्क्विज। दूसरा जो इनके फेदर्स हैं उनको भी काफ़ी अडॉर्न किया जाता है, उनको वो भी काफ़ी लोगों के फेवरेट रहते हैं और उसको हेड गियर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सो दे आर हंटेड फॉर देयर अपर बीक एंड फॉर देयर कलरफुल फेदर्स। और इनके कलरफुल फेदर्स की वजह से ही ये है कि ये काफ़ी फेवरेट रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रीजन्स के अंदर। जो ट्राइबल्स हैं उनको काफ़ी, उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट बर्ड होती है। फॉर एग्जांपल निशी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनका ये कल्चरल सिंबल है। सेकंड जो चीज़ इनके लिए थ्रेट है वो है इलीगल लॉगिंग। इलीगल लॉगिंग से ट्रीज को गिराया जाता है, जिसकी वजह से जो इनके नेस्ट है या जो नेस्टिंग प्लेस है वो थ्रेटन होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन हॉर्नबिल। सो यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज़ देयर हैबिटेट, कहाँ कहाँ पाया जाता है। Second thing you need to remember is that what is their IUCN status. Thirdly, you can also remember about what are the various reasons जिसकी वजह से इनकी जो population है वो कम हो रही है. And lastly about their other name, that is forest engineers or farmers of the forest. Our third topic is related with science and technology, especially with respect to space. टॉपिक का नाम है SPTO 41847 और इसे हम कहते हैं द बेबी मिल्की वे। अब ये इसको बेबी मिल्की वे क्यों कहा जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ये हमारी अर्थ से लगभग 12 बिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स अवे है। जो लाइट ईयर्स होते हैं दैट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये हमें याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि स्पेस की जो डिस्टेंस है वो कैसे नापी जाती है, तो उसे नापा जाता है लाइट ईयर्स की फॉर्म में। और लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है 365 डेज़ के अंदर, उस डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर्स। नाउ ये 12 बिलियन लाइट ईयर्स अर्थ से अवे है, दैट मीन्स इट इज़ द फारदेस्ट गैलेक्सी दैट हैज़ बिन डिस्कवर्ड टिल नाउ बाय द टेलीस्कोप। और इसको डिस्कवर किया है आल्मा रेडियो टेलीस्कोप में, दैट इज़ इन चिली। जो टेक्निक इसके लिए यूज़ की गई है वो यूज़ की गई है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अंदर ये होता है कि जो नियर बाय गैलेक्सी है उसको यूज़ किया जाता है एज पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो गैलेक्सी है SPTO 41847 ये दिखती है एक रिंग की फॉर्म में, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये काफ़ी सिमिलर है मिल्की वे से, जैसे इसके अंदर भी वी सी ए बल्ज। सेकेंडली एक रोटेटिंग डिस्क भी हमें इसके अंदर दिखती है। अब ये लगभग 12 बिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। तो इसकी जो हम लाइट आज देख पा रहे हैं उसका मतलब ये है कि जब यूनिवर्स सिर्फ 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ही था, यानी आज की लाइफ के हिसाब से सिर्फ 10% ऑफ एज पे वो अपनी था। इस छोटी सी एज पे एक बल्ज मिलना, ये हमारी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं इनको चैलेंज करता है। जैसे जो ट्रेडिशनली हम सोचते हुए आए हैं, जो साइंटिस्ट की अब तक सोच ये रही है कि जो यूनिवर्स है इनिशियल ईयर्स में इट हैज़ टू बी कैओटिक, और जो स्टार का फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज वे से नहीं होगा। पर इस गैलेक्सी के मिलने के बाद ये अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी एक रही है, बिकॉज नाउ इट हैज़ बीन सीन दैट द यूनिवर्स एट द बिगनिंग ऑफ इट वॉज ऑल्सो वेल ऑर्डर्ड एंड इट वॉज अ वेल ऑर्डर्ड गैलेक्सी, एंड जो स्टार्स भी थे वो भी ऑर्डर में थे, दे वर नॉट chaotic एज वी हैव earlier thought of. Our next topic is related with IISER study on plant hormones. जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है ये सिचुएटेड है भोपाल के अंदर, और इसने एक स्टडी की है रिगार्डिंग सीड जर्मिनेशन। जो ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी का वो ये था टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम टाइमिंग ऑफ सीड जर्मिनेशन, जिससे कि हाई यील्ड निकाली जा सके प्लांट्स के अंदर। अब इसका जो फोकस रहा वो फोकस था मेनली ऑन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक यूबिक्यूटस हार्मोन है और ये हर एक प्लांट में लगभग पाया जाता है। ये लगभग डिस्कवर किया गया था 80 साल पहले, और इसका जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन रहता है जर्मिनेशन इनहिबिशन का, यानी जर्मिनेशन को रोकता है ये। ऐसे ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो प्लांट का जर्मिनेशन है वो रुक जाता है। नाउ जो हमारे नॉलेज है रिगार्डिंग ABA, लाइक दैट हाउ इट अफेक्ट्स पोस्ट जर्मिनेशन ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज, या ये किस तरह से इनिबिट करता है जर्मिनेशन को, वो लिमिटेड थी काफ़ी हद तक। सो IISER की जो टीम की जो स्टडी है
दैट विल हेल्प अस पुटिंग बेटर लाइट ऑन दिस टॉपिक। अब जो फाइंडिंग्स रहे हैं इस स्टडी के, वो ये रहे हैं कि जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस को, जैसे कि एम्ब्रियो लीव्स को कब ओपन होना है, कब उन्हें स्प्राउट होना है, या किस किस टाइम पे ग्रोथ को रोकना है। ये सब चीज़ें जो प्लांट है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सेकेंडली, ऑल द प्लांट्स आर सेसाइल, दैट इज़ वो फिक्स्ड रहते हैं एक प्लेस पर दे हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंसिंग मैकेनिज्म which allows them to assess the environmental conditions before a seed decides to open up or establish as a young seedling। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हार्श कंडीशंस के अंदर एक सीड टर्मिनेट करेगा तो अपनी एनर्जी को अननेसेसरली खो देगा और उसकी वजह से उसका ग्रोथ रुक जाएगा या वो प्लांट अल्टीमेटली डाई कर जाएगा। वहीं अगर वो एनवायरनमेंट को देखता है, एनवायरनमेंट को सेंस करता है, जैसे ड्राई कंडीशंस है, ड्राई कंडीशंस के अंदर प्लांट्स यूजुअली ग्रो नहीं करते हैं। उसका उसका रीज़न ये रहता है कि जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी को सेव करता है ताकि जब ऑप्टिमम कंडीशंस आए तो वो ग्रो कर सके। इन चीज़ों को कंट्रोल करने में ABA का काफ़ी हद तक रोल रहता है। सो ABA हैज़ द रोल ऑफ मॉड्यूलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ सेकंड थिंग ये है, जैसे ह्यूमंस हैं वो सेंस करते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस को, जैसे हमने सेंस लॉकडाउन लगाया हमने कोविड-19 के चक्कर में। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी अपने ऊपर एक डेवलपमेंटल लॉकडाउन लगाते हैं व्हेन दे सी दैट सर्वाइवल कंडीशंस आर नॉट favorable for them. Secondly, it also helps them in making a right decision regarding allocation of the resources to the growth or stress responses to critical for the successful establishment of seedlings. Now, ABA or abscisic acid acts as a master regulator of a seed growth by controlling several aspects of plant development जैसे कि seed dormancy या seed germination, also controlling growth under adverse condition like drought और salinity, इसलिए हम उसे कहते हैं मास्टर रेगुलेटर। अब इस स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? पहली सिग्निफिकेंस तो ये रहेगी कि इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स दैट मॉड्यूलेट ABA sensitivity and how it is vital for developing economically important plant varieties that have better tolerance to stress conditions। यानी अगर हमें बेटर प्लांट वैरायटीज़ डेवलप करनी है जो कि स्ट्रेस कंडीशंस को हैंडल कर पाएँ, उसमें ये स्टडी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सेकेंडली, ये हेल्पफुल रहेगी फार्मर्स के लिए। इस स्टडी के थ्रू वो बेटर रेगुलेट कर पाएंगे, बेटर कंट्रोल कर पाएंगे अपनी क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी को। अब लास्टली हम देख लेते हैं जो व्हाट आर वेरियस प्लांट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस क्या रहते हैं। तो फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट वन इज़ इथाइलिन। इसका फंक्शन रहता है फूड राइपनिंग के अंदर, एब्सिशन के अंदर। सेकेंड इज गिबरलिंस। इनका फंक्शन होता है इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ द सीड एंड बड्स एंड प्रमोट ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। देन थर्ड वन इज साइटोकाइनेज। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है सेनिसेंस। देन फोर्थ वन इज एब्सिसी एसिड। ये स्टोमेटा को क्लोज करता है और डोरमेंसी को मेंटेन करता है, यानी गिबरलिंस के ऑपोजिट जो वर्क रहता है वो रहता है एब्सिसिक एसिड का। देन लास्ट इज ऑक्सिन्स। It is involved in trophisms and apical dominance. So these were the various important hormones of the plants and the functions of theirs. Our last topic of the day is next generation sequencing. अब कोविड-19 की टेस्टिंग और उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए CSR is now developing mega labs which will have large machines known as next generation sequencing machine. और इन मशीन्स का जो पर्पज़ रहेगा, जो इनका फीचर रहेगा वो ये रहेगा कि ये लगभग 1500 से 3000 वायरल जीनोम्स को एक साथ सीक्वेंस कर पाएंगे। इट विल हेल्प इन बेटर डिटेक्शन ऑफ SARS-CoV-2 नोवल कोरोना वायरस। ना इसके अंदर होता क्या है, व्हाट इज़ DNA सीक्वेंसिंग। DNA सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो 4 बेसिस होते हैं DNA के अंदर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, वो किस तरह से सीक्वेंस हुए हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए सीक्वेंसिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल DNA इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर जैसे एडेनिन रहेगा ये थाइमिन इसके साथ होगा, देन साइटोसिन और ग्वानिन होगा, देन फिर एडेनिन हो सकता है, फिर साइटोसिन हो सकता है, फिर ग्वानिन हो सकता है, फिर थाइमिन हो सकता है। एंड रिमेंबर दैट एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा एंड इट विल बी अ डबल बॉन्ड, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ही पेयर करेगा, दैट विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाती है ACACGT।
तो ये इसकी होगी डीएनए सीक्वेंस, और हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट रहती है। अब हम जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं, जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड है ये इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है और इससे भी ज़्यादा स्पीडियर है, और इसको हम कहते हैं हायर थॉटपुट सीक्वेंसिंग। ये बेटर है सेंगर सीक्वेंसिंग से जो हम प्रीवियसली यूज़ करते थे। और इस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स की खासियत ये है कि जो लोड्स या जो वायरसेस हम मिस कर देते हैं RT-PCR टेक्निक के अंदर, उनको भी ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है। क्योंकि जो RT-PCR टेस्ट हैं वो कुछ ही एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द वायरस को ये टेक्निक एक्सप्लोर करती है RT-PCR। पर NGS या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के अंदर हम पूरे के पूरे जीनोम को ही देखते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वायरस टेस्ट में वायरस का बच पाना मुश्किल हो जाता है। तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई with the accuracy of almost 100% through this technique. So it will provide more certainty to the COVID testing, and it will also help in tracing the evolutionary history of virus, कि वायरस किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, कौन से जो उसके जीन्स हैं वर्क कर रहे हैं, और किसकी वजह से वो अटैक कर पा रहा है, या म्यूटेशंस उसके अंदर क्या क्या हो रहे हैं। तो इनकी वजह से हम बेटर मेडिसिन डेवलप कर पाएंगे, बेटर वैक्सीन डेवलप कर पाएंगे कोविड-19 के रिस्पॉन्स के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। वी होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।